नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A नुपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक नई यूनिट स्टार्ट की थी और उस यूनिट का नाम है परमाणु संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में जिस यूनिट के अंदर हमने बात की थी कल, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस प्रकार से परमाणु संरचना होती है और किस प्रकार से इसको आगे बताया जाता है। तो आज हम परमाणु संरचना के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम आज बात कर रहे हैं परमाणुीय कक्षक के बारे में कि परमाणुीय कक्षक क्या होता है और किस तरीके से इसके आधार पर विभिन्न प्रकार की चीजों को बताया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणुीय कक्षक। परमाणुीय कक्षक क्या है? देखिए, हाइजेनबर्ग की जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उस सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक विशेष क्षण पर इलेक्ट्रॉन के संवेग और स्थिति का एक साथ सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक निश्चित पथ की, यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हमेशा 100% नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी जगह पर पाया जाएगा या इलेक्ट्रॉन हमेशा यहीं फिक्स रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए, इलेक्ट्रॉन जैसा अगर कोई सूक्ष्म कण है, उसके लिए किसी निश्चित पथ का निर्धारण हम नहीं कर सकते। अब जब हम किसी निश्चित पथ का या उसकी फिक्स्ड जगह का निर्धारण नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि बोर के परमाणु सिद्धांत में एक अभिग्रहित है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ निश्चित वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इसका औचित्य ही खत्म हो जाता है। मतलब जब हाइजेनबर्ग ये कहता है कि हम किसी भी प्रकार से उसके लिए जो निश्चित जगह है, एक निश्चित पथ है, उसको नहीं ज्ञात कर सकते, तो इसका मतलब बोर के सिद्धांत का कोई औचित्य नहीं है। जो यह कहता है कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बोर द्वारा इन कक्षकों, इनको क्या कहा गया? ऑर्बिट। और देखिए, हाइजेनबर्ग जो कहता है वो इनको कहता है ऑर्बिटल। ठीक है, बोर और हाइजेनबर्ग में, या बोर और जो नवीनतम परमाणु सिद्धांत है, उसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि बोर ने एक कक्ष की अवधारणा दी थी, जबकि जो नवीनतम परमाणु सिद्धांत है ये उसी अवधारणा को ऑर्बिटल कहता है या कक्षक कहता है। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि किसी क्षण उसकी सही स्थिति और वेग क्या होगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का जो त्रिविमीय आकाश है, उसके किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता कितनी है। तो इसका मतलब अगर हम ऑर्बिटल की परिभाषा के बारे में बात करें तो ऑर्बिटल की ये परिभाषा होगी, देखिए, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय आकाश, 3 डायमेंशनल स्पेस, त्रिविमीय आकाश को ही कक्षक कहा जाता है, जिसमें किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। अब इस त्रिविमीय का मतलब क्या है? मान लीजिए ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की उतनी ही संभावना है जितनी इसके इस तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, और जितनी इसके इस तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे भी पाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी पाया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे भी पाया जा सकता है। तो 3 में से किसी भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये किसी का न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावनाएं हैं वो इस तरीके से भी हैं, ऐसे भी पाया जा सकता है वो। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से भी पाया जाता हो, इस तरीके से, इसके पीछे ऐसे, इस तरीके से भी पाए जाने की उसकी संभावना है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की संभावना है वो इस तरीके से भी है, इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ऐसे भी है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ऐसे भी है, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ऐसे भी है। इसी को बोलते हैं 3 डायमेंशन। ठीक है, मतलब
एक डायमेंशन तो ये वाली है जब इलेक्ट्रॉन के ऐसे पाए जाने की संभावना है, एक डायमेंशन इस तरीके की है जब इलेक्ट्रॉन के ऐसे पाए जाने की संभावना है, और एक डायमेंशन इस तरीके की है जब इलेक्ट्रॉन के ऐसे पाए जाने की संभावना है। तो इसका मतलब जब हम बात करेंगे कक्षक के बारे में, तो कक्षक है क्या? किसी भी नाभिक के चारों ओर का वह थ्री डायमेंशनल स्पेस, त्रिविमीय पथ, किसी भी नाभिक के चारों ओर का वह थ्री डायमेंशनल स्पेस या त्रिविमीय पथ जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। देखिए यहां पर एक शब्द आया है, इन्होंने प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की है, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, इस नाभिक के यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके पाए जाने की संभावनाएं कम होती हैं। कोई भी ऐसी जगह यहां पर नहीं मानी गई जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर सबसे ज्यादा पाया जाएगा और धीरे धीरे दूरी बढ़ने के साथ साथ उसके पाए जाने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहां पर हम ये कह सकें कि इलेक्ट्रॉन यहां पर फिक्स ही पाया जाता है। जहां पर वो पाया जाएगा वहां पर भी उसके पाए जाने की केवल संभावना को ही व्यक्त किया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं कक्ष और कक्षक में अंतर क्या होता है। देखिए कक्ष की अवधारणा किसने दी? कक्ष की अवधारणा बोर के परमाणु सिद्धांत के आधार पर है, जबकि जो कक्षक की अवधारणा है यह तरंग यांत्रिकी के सिद्धांत का परिणाम होती है। कक्ष इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए एक टू डायमेंशनल पथ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से घूम सकता है, टू डायमेंशनल पथ होता है, जबकि एक कक्षक जो है वो त्रिविमीय स्थान है, वैसे भी घूम सकता है, वैसे भी घूम सकता है, वैसे भी घूम सकता है, और नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, इसका अंतर जो है कक्ष और कक्षक में महत्वपूर्ण अंतर है और आपको ये अंतर पता होने चाहिए। बहुत बार एग्जाम के अंदर कक्ष और कक्षक में 2 या 3 अंतरों के बारे में पूछ लिया जाता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, वैसे कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो इससे पहले जो हमने 2 अंतरों के बारे में बात की है उसमें पहला अंतर यह है कि जो कक्ष है वह बोर सिद्धांत के अनुसार आया है, जबकि जो कक्षक होता है वह क्वांटम यांत्रिकी के फलस्वरूप आता है। फिर हम बात करें जब दूसरी चीज की, तो उसमें यह कहा गया है कि जो कक्ष होता है, कक्ष एक द्विविमीय प्रकार का पथ है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का द्विविमीय पथ है, जबकि जब हम कक्षक के बारे में बात करते हैं तो यह नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। तीसरा, एक कक्ष में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। यहां कक्ष की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, इसके विपरीत किसी भी कक्षक में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है जो परस्पर विपरीत चक्रण वाले होते हैं। तो इसको समझिए। देखिए आजकल हम ये जो कक्ष की अवधारणा है, इस कक्ष की अवधारणा को आजकल हमने कोश से बदल दिया है, आजकल हम इसको कोश कहते हैं। जैसे कक्ष है, कक्ष, कक्ष को वर्तमान में क्या कहा जाता है? वर्तमान में इसको कहा जाता है कोश, या इसी का एक दूसरा नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर, या इसी का एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं शेल। ठीक है, शेल को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से, और आप ये जानते हैं कि n बराबर 0 नहीं होता कभी भी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। इनको जब हम किसी भी परमाणु के संदर्भ में बात करते हैं तो k से, l से, m से और n से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अब हम यहां पर बात करेंगे कि किसी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कितनी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो किसी कोश में जिसको जो बोर है वो क्या कहता है? कक्ष। किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से निकाले जाएंगे उसको देखो, उसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो देखिए जब n बराबर 1 है, अर्थात कौन सा कक्ष है? k। ठीक है, k कोश है, तो उसमें क्या रहेगा? 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, इसीलिए k के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, जब n बराबर 2 है तो यहां पर क्या रहेगा? l, तो इसके लिए 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8, इसीलिए l के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है। उसके बाद में देखिए जब n बराबर 3 है तो l यहां पर कौन सा आ जाएगा, k l m, तीसरा क्या आ जाएगा m, इसमें 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18, ठीक है। उसके बाद में देखिए n बराबर 4 है तो k l m n आ जाएगा, n में क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 32। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं जब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर हम कौन कौन से जो आगे कक्षक हैं उसको लेते हैं। वो देखिए s होता है अकेला, इसमें क्या होता है s भी होता है और p भी होता है। इसमें जब हम बात करते हैं s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर s भी होता है, यहाँ पर p भी होता है, यहाँ पर d भी होता है, यहाँ पर यहाँ पर f भी होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर f भी होता है। आप इनको देख भी सकते हैं। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2, इसके अंदर 8, 2 और 6 8, इसके अंदर देखिए इन दोनों के अंदर तो कितने आएंगे 8 और 10 इसके अंदर आएंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे 18। इसमें देखिए 18 तो यहाँ पर आ गए और f के अंदर कितने आते हैं 14, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 32। तो इसका मतलब जो कोश है, यहाँ पर जो बोर ने कक्ष की अवधारणा दी थी उसको हमने यहाँ पर कोश के आधार पर बताया है कि कोश के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है उसको हम 2n स्क्वायर से ज्ञात करते हैं और 2n स्क्वायर से ज्ञात करने के बाद इस तरीके से इसको हम वर्णित कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे कक्षक के बारे में, जब हम बात करेंगे किसी कक्षक के बारे में, कोई हमारे पास अगर कक्षक है तो कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी कैसे रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस तरीके से, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस तरीके से, एक का चक्रण इस प्रकार से होगा और एक का चक्रण इस प्रकार से होगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत चक्रण वाले होंगे, अर्थात एक ऊपर की तरफ होगा तो एक नीचे की तरफ होगा। इसको हम सामान्यतः लिखते हैं प्लस हाफ से और इसको हम सामान्यतः लिखते हैं माइनस हाफ से, एक दूसरे के विपरीत चक्रण वाले होंगे। तो इसका मतलब किसी कोश में या कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो हम किससे ज्ञात कर सकते हैं 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से, लेकिन किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा फिक्स रहती है और जब ये फिक्स रहती है तो उसके लिए हमको कुछ ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, इसकी फिक्स वैल्यू क्या होती है 2। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के अतिरिक्त केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और नाभिक के चारों ओर जो संपूर्ण घेरा है उसमें इसके पाए जाने की संभावना है। अतः यह क्षेत्र हाइड्रोजन का परमाणुीय कक्षक होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा एवं कोणीय संवेग का मान निश्चित होता है। एक कक्षक से अब प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ऊर्जा भी निश्चित होगी और उसके लिए कोणीय संवेग का मान भी निश्चित होगा। एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और कोणीय संवेग के मान में परिवर्तन लगातार नहीं होता, वरन उनमें पैकेट्स के रूप में होता है। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन निचले ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाएगा या ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से नीचे वाले ऊर्जा स्तर में आएगा तो उसको सारे के सारे एनर्जी एक साथ इकट्ठी नहीं मिलती, पैकेट्स के रूप में वो एनर्जी को बाहर निकालता है और पैकेट्स के रूप में ही एनर्जी को ग्रहण करता है, अर्थात क्वांटाइज्ड होते हैं। उसके बाद आगे ये तो हो गया कक्ष और कक्षक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में। श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों पर, जो डी ब्रोगली है उसकी जो द्रव्य तरंगें हैं उस पर कुछ गणितीय गणनाएं की और गणितीय गणनाएं करने के बाद में परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का परिकलन किया कि परमाणु में कैसे इलेक्ट्रॉन और किस तरीके से पाए जाएंगे। श्रोडिंगर समीकरण तरंग यांत्रिकी का एक आरंभिक स्वर है, मतलब की नोट है। सबसे पहले तरंग यांत्रिकी यहीं से स्टार्ट हुई या इसी के आसपास ही स्टार्ट हुई, जो इस बात पर आधारित है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अप्रगामी स्टैंडिंग वेव्स के रूप में होते हैं। जो तनी हुई डोरी है उसके अंदर जो तरंगे होती है उसको अप्रगामी प्रकार की तरंगे कहते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, अब यहां से हम श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है उसको व्युत्पन्न करने का, उसको ड्राइव करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उसको ड्राइव किया जा सकता है, किस प्रकार से वो समीकरण जो है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए,
हम जानते हैं कि किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, अर्थात इसकी कुल ऊर्जा E जो है ये किसके बराबर है, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है -kZe²/r। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाए, ये दोनों माइनस हो जाए, तो 1/2 mv² -kZe²/r हो गया ये, ठीक है। अब देखो यदि हम गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा में थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं, इसके ऊपर और नीचे m से गुणा और भाग कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इसके ऊपर गुणा करेंगे तो mv² आ जाएगा और नीचे इसके क्या आ जाएगा m, ठीक है। अब देखिए, और mv के मान को डी ब्रोगली समीकरण से प्रतिस्थापित करें तो निम्न समीकरण प्राप्त होती है 1/2 mv² बराबर h/λ²/2m, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब mv² में देखो जो mv होता है यहाँ पर 1/2 mv² है, तो यहाँ पर h/λ², क्योंकि क्या होता है लैम्डा h/mv है, लैम्डा h/mv है, तो mv किसके बराबर हो जाएगा h/λ के, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया h/λ, 1/2 का 1/2 आ गया, तो 1/2 mv² बराबर h²/2λ², ये लैम्डा भी नीचे आ जाएगा 2λ²m। अब समीकरण 15 से 1/2 mv² का मान हम कहां पर रखेंगे, समीकरण 14 में, अर्थात कौन से समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण में। यहां पर हमने क्या ज्ञात कर लिया, यहां पर हमने ज्ञात कर लिया ये 1/2 mv² का मान, ये ज्ञात कर लिया हमने h²/2λ²m। अब इसको यहां से उठाकर हम कहां पर रख रहे हैं, इस जगह पर, यहां से इसको कहां पर लेकर जाएंगे, इस जगह पर। तो यहां से जब मान हम ऊपर लेकर जाएंगे तो समीकरण देखिए क्या बनेगी, समीकरण बन जाएगी देखिए E बराबर उसकी जगह पर क्या आ जाएगा h²/2λ²m -kZe²/r, ठीक है। तो समीकरण इस तरीके से बन गई। अब देखिए, अब इसी समीकरण को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से बढ़ाएंगे देखिए, तो h²/2λ², ये h²/2λ² है, बराबर आएगा E इस तरफ आ गया, या हम इसको उठाकर उस तरफ ले जाएं तो E + kZe²/r, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस kZe²/r आ जाएगा, तो 1/λ² बराबर क्या हो जाएगा, 1/λ², यहां से सबको उठाकर इस तरफ लेकर आओ, तो 1/λ² बराबर हो जाएगा 2m h² E + kZe²/r, ठीक है, kZe²/r। तो यहाँ पर हमने केवल इसमें कुछ गणितीय संकल्पनाएं लगाकर इसको ऊपर नीचे करने का प्रयास किया है, इसके अलावा इसमें कुछ खास बात नहीं है, केवल हमने मान रखा, मान रखने के बाद हमें यह समीकरण प्राप्त हुई, इस समीकरण से यह समीकरण प्राप्त हुई, इस समीकरण को हमने इस समीकरण में बदला और इस समीकरण से हमने इस समीकरण को प्राप्त कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, समीकरण 16 से λ² के मान को तरंग गति की अवकलित समीकरण d² ψ/dx² + 4ψ² ψ बराबर 0 में रखने पर, तो समीकरण 16 से जो λ² है उसके मान को तरंग गति की समीकरण में रख देंगे। तरंग गति की अवकलित समीकरण ये होती है d² ψ/dx² + 4ψ² ψ बराबर 0, तब λ² की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो समीकरण आ जाएगी क्या, d² ψ/dx² + 4π² ψ.2mh² E + kZe²/r बराबर 0, ठीक है। अब ये जो समीकरण बनती है, अब देखो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, d² ψ/dx² + 8π²m, ये दोनों गुणा हो गए, 8 हो गया, 8π²m h², साई को हमने कॉमन ले लिया, बाद में लास्ट में ले गए साई को, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गया, E + kZe²/r साई बराबर 0, ये होती है श्रोडिंगर की तरंग समीकरण, और ये केवल उसी के लिए होती है जब कोई कण एक विमीय गति कर रहा हो, मतलब x विमा में गति कर रहा है, अगर वो y में होगा तो ये जुड़ती जाएगी d² साई, अगर y में होगा तो यहाँ पर d² ψ/dy² आ जाएगा, अगर z में होगा तो यहाँ पर d² ψ/dz² आ जाएगा, और अगर तीनों में होगा तो इसको जोड़ेंगे d² ψ/dx² प्लस d² ψ/dy² प्लस d² ψ/dz² प्लस 8π²mh² E + kZe²/r साई बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण यहां से बन गई।
जो एक विमीय तंत्र में गति कर रहा है, अर्थात तरंग एक दिशा x में गति कर रही है, इलेक्ट्रॉन जिसकी गति तीनों कक्षकों में होती है, तो हमने यहाँ पर उसके लिए मान रख दिया। तो d स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई अपॉन dy स्क्वायर, हमने केवल x अक्ष के लिए बात की थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमने जब कक्षक की परिभाषा पढ़ी है तो उसके अंदर यह आया है कि इलेक्ट्रॉन की संभावना नाभिक के चारों ओर कहीं पर भी हो सकती है त्रिविमीय आकाश में। तो इसका मतलब वो x अक्ष पर भी हो सकता है, वो y अक्ष पर भी हो सकता है, वो z अक्ष पर भी हो सकता है। तो उसके लिए मान रख दिया हमने डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर साई बराबर 0। अब देखो ये होता है लॉप्लासियन ऑपरेटर, ये वाला जो है इसको लॉप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, इसको लॉप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। और इसकी जगह पर डेल रख देते हैं, डेल ही होता है, उल्टा रखते हैं इसको। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर, यहाँ पर डेल स्क्वायर रख दिया, साई आ गया, डेल स्क्वायर साई के बराबर आ गया, ठीक है। और जो v है यहाँ पर जो v है, क्योंकि सब में साई था, अब आपको ये ध्यान रखना है कि केवल ये डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है ये इतना और यहां से भी इतना और यहां से भी इतना, केवल इतने के बराबर ये देखिए यहाँ पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसी को हमने क्या लिखा है, डेल स्क्वायर के रूप में लिखा है, उसको लॉप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। तथा इसकी स्थितिज ऊर्जा v बराबर क्या हो जाएगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो अब हमने क्या कर दिया, इसका मान रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया 8 स्क्वायर डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। इसको बोलते हैं लॉप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। डेल स्क्वायर को क्या बोलते हैं, लॉप्लासियन ऑपरेटर। डेल स्क्वायर एक गणितीय ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब होता है संकारक जो काम करते हैं किसी के ऊपर, उसको ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे गुणा एक ऑपरेटर है, प्लस एक ऑपरेटर है। गुणा किसी दो के बीच में आएगा तो वो दोनों का गुणा करेगा, अगर वहीं पर प्लस आएगा तो वो दोनों को जोड़ेगा, अगर वहीं पर माइनस आएगा तो वो दोनों को घटाएगा, अगर वहीं पर भाग का निशान आएगा तो वो दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण ये वाली जो है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 19 समीकरण, ये समीकरण इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई बराबर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। तो माइनस डेल स्क्वायर साई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इक्वल टू ई माइनस वी साई, अथवा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। यहाँ स्मरण रखने योग्य बात यह है कि बाईं ओर का पद मतलब माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी तथा साई का गुणनफल, ये सारा का सारा मतलब ये और साई जो इसका गुणनफल है, इसको हम एक और संकारक से बदल सकते हैं। इस पूरे को हम एक और संकारक से बदल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन संकारक, ठीक है। हैमिल्टोनियन संकारक होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, और उसको लिखते हैं एच से, ठीक है। यहाँ पर ई है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये भी इसकी समीकरण होती है सबसे छोटे रूप में। अगर हम बात करें हाइजेनबर्ग अगर हम बात करें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, तो इस तरीके से होती है कि एच साई इज इक्वल टू ई साई, यहाँ पर ई यहाँ पर आइगन मान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हाइड्रोजन परमाणु, उसके जैसे जो एक इलेक्ट्रॉन वाले जो तंत्र होते हैं उन सभी के लिए इसी तरीके से होती है, एच साई बराबर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए इस समीकरण को हल करने पर 3 अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहले कौन सी सबसे पहले प्राप्त होती है, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बोलते हैं। दूसरी प्राप्त होती है दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर l बोलते हैं। तीसरी प्राप्त होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m बोलते हैं। अब एक विमीय तंत्र में अपेक्षा की जाती है क्वांटम संख्याओं के अलाउड मान को 3 पूर्णांक के सेट के रूप में मानते हैं, और यहाँ पर जो हम फलन लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन फलन, ठीक है। मतलब जिसका मान नहीं बदलता आइगन फलन होता है। एक पूर्ण तरंग को आरेखित करने के लिए 4 विमीय ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए 3 आकाशीय विमाएं x y z, या इसके जगह पर हम r थीटा और फाई का यूज करेंगे, और चौथा मान जो होगा वो तरंग फलन का होगा। तो हम इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रहता है। देखिए तो देखिए परमाणु के नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन के तीनों ध्रुवीय निर्देशांकों r थीटा और फाई को ऐसे प्रदर्शित किया गया है, x बराबर r sin थीटा cos फाई, y बराबर r sin थीटा sin फाई और z बराबर r cos थीटा। इन मानों को समीकरण 18 में रखने पर निम्न प्रकार की समीकरण प्राप्त होती है, 1/r² डेल अपॉन डेल r, r² डेल साई अपॉन डेल r प्लस 1/r² sin थीटा
डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई डी फाई स्क्वायर। तो ये देखो सभी पर मान रखेंगे तो अलग अलग प्रकार से आ जाएगी। प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e प्लस k z स्क्वायर अपॉन r साई बराबर 0। तो ये पूरी की पूरी ये जो समीकरण होती है ये भी श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है। इसके पीछे भी दो समीकरण है जो हमने पढ़ी है, समीकरण नंबर 18 और समीकरण नंबर 29। ये भी श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है। यहाँ पर इसकी श्रोडिंगर की तरंग समीकरण को विस्तारित रूप से दिया गया है। अब देखो आइगन मान का मतलब क्या है, जो कुछ सीमित इसके हल सीमित ऊर्जाओं के लिए होते हैं जिसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं, और इससे जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको हम आइगन मान कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं साई और साई स्क्वायर के बारे में कि साई क्या होता है और साई स्क्वायर क्या होता है। देखो साई की हमारे लिए किसी भी प्रकार की जो फिजिकल प्रकार की सिग्निफिकेंस नहीं है, भौतिक सार्थकता इसकी नहीं है। साई हमारे किसी काम का नहीं है, साई स्क्वायर हमारे किसी काम का है। देखिए साई स्क्वायर किसको बताता है, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बताता है। ठीक है, मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन की कल्पना इस तरीके से करते हैं कि वो इस तरीके से होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर भी पाया जा सकता है, यहां पर भी पाया जा सकता है। जब हम साई के बारे में बात करते हैं तो केवल इनकी बात करते हैं या केवल इनकी बात करते हैं, लेकिन जब हम साई स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो इसकी और इसकी सम्मिलित रूप से बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साई स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संभावना यहां पर भी है, इलेक्ट्रॉन की संभावना यहां पर भी है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए तरंग फलन साई एक एम्पलीट्यूड है, आयाम जो मैंने आपको बताया इसको आयाम बोलते हैं। एक शृंग और वृत्त के बीच की दूरी आयाम कहलाती है। अब यह प्रश्न उठता है कि यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण को किस प्रकार समझा सकता है। हम जानते हैं किसी तरंग की गुण की तीव्रता उसके तरंग फलन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अब जो तीव्रता जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती होगी। अब हमने इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पर तरंग मान लिया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी जो होगी वो भी उसके जो तरंग फलन है, जो उसका वेव फंक्शन जो है उसके जो वर्ग है उसके समानुपाती होगी। तो आप देखो वर्ग को क्या कहेंगे, साई के वर्ग के समानुपाती होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की तीव्रता से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर के स्थान में जहां साई स्क्वायर का मान अधिक होगा वहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी अधिक होगा। अतः साई स्क्वायर उस संभावना या प्रायिकता को प्रकट करता है जो किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उस निश्चित स्थान पर पाए जाने की है। तो इसका मतलब साई स्क्वायर किसके बारे में बताता है, साई स्क्वायर हमें परमाणुीय कक्षकों के बारे में बताता है कि परमाणुीय कक्षक किस प्रकार से होते हैं। अतः इससे यह संभव होगा कि नाभिक के चारों ओर हम उस क्षेत्र को पहचान सकते हैं जहां किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की उच्चतम प्रायिकता हो। इसी क्षेत्र को परमाणुीय कक्षक कहा जाता है। अतः परमाणुीय कक्षक को परिभाषा कैसे दी जा सकती है, किसी नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय स्थान का वह निश्चित क्षेत्र, किसी नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय स्थान का वह निश्चित क्षेत्र जहां किसी विशिष्ट ऊर्जा ई वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की उच्चतम संभावना हो परमाणुीय कक्षक कहलाता है। कोई नाभिक है, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां किसी विशिष्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की उच्चतम संभावना हो उसे हम परमाणुीय कक्षक कहते हैं। तो ये है मतलब साई की हमारे लिए कोई भौतिक सार्थकता नहीं है क्योंकि वो किसी आयाम को प्रदर्शित करता है। और जब हम किसी तरंग की इंटेंसिटी के बारे में भी बात करते हैं तो तब भी हम आयाम के वर्ग के बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब आयाम का वर्ग या साई स्क्वायर उस संभावना को प्रकट करेगा जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। तो साई हमारे लिए किसी काम का नहीं है, साई स्क्वायर हमारे लिए भौतिक रूप से सार्थक होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं और किस तरीके से उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। ऊर्जा के क्वांटीकृत मानों को क्वांटम संख्याएं कहा जाता है और क्वांटम संख्याएं जैसा कि आपको पहले बताया गया है 4 प्रकार की होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं जिसके आधार पर हम किसी इलेक्ट्रॉन को लेबल कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर और किस तरीके से पाया जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम संख्याएं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एक एड्रेस का काम करती हैं। अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं या इवन 3 क्वांटम संख्याएं भी ज्ञात हों तो आपको ये पता होता है 3 क्वांटम संख्या जैसे n, l और m तीनों संख्याएं अगर आपको ज्ञात हों तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए चारों क्वांटम संख्याओं का वर्णन हम देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले है
मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में हम लगभग पहले बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत। देखो, इसको मुख्य क्वांटम संख्या को 1913 में दिया गया, बोर के द्वारा ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो दी गई। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान 1, 2, 3, 4 और कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। यह मूल बोर मॉडल के मुख्य कोश को दर्शाता है। मुख्य कोश 1, 2, 3, 4 ये सबसे पहले तो बोर के द्वारा दी गई, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य कोश होते हैं उसको हम K, L, M, N, O, P इस तरीके से आगे आगे बताते रहते हैं। एक मुख्य कोश अथवा जो कक्ष है उसमें अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यदि n बराबर 1 हो अर्थात k शेल हो तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, अगर n बराबर 2 हो अर्थात l शेल हो तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, यदि n बराबर 3 अर्थात m शेल हो तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, और यदि n बराबर 4 अर्थात n शेल हो तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32। अर्थात प्रथम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, द्वितीय कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे, तृतीय कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 आएंगे, और चतुर्थ कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 आएंगे। इस तरीके से आगे की तरफ ये बढ़ता जाएगा। अब मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है, मुख्य क्वांटम संख्या से हमें किसी परमाणु के साइज के बारे में पता चलता है। मान लीजिए किसी परमाणु के लिए n बराबर 5 है तो इसका मतलब उसके अंदर 5 कोश होंगे, और n बराबर 1 है तो इसका मतलब उसके अंदर एक ही कोश होगा, तो इसका मतलब जो n बराबर 1 वाला है उसका आकार छोटा है और n बराबर 5 वाले का आकार बड़ा है। उसके बाद में दूसरी क्वांटम संख्या है जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। बाकी सारी की सारी क्वांटम संख्याएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। पहली क्वांटम संख्या पर दूसरी क्वांटम संख्या निर्भर करती है, और दूसरी क्वांटम संख्या पर तीसरी क्वांटम संख्या निर्भर करती है। ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, इसको हम कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं, और इसकी खोज किसने की थी? 1914 में सोमरफील्ड ने इसकी खोज की थी। सोमरफील्ड ने इसकी खोज किसने की थी? सोमरफील्ड। इसकी खोज सोमरफील्ड ने की थी 1914 में। ठीक है, यह मुख्य कोश से संबद्ध उपकोशों की संख्या को दर्शाता है। इसे L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान n पर निर्भर करता है। अभी मैंने आपको यही बताया कि इसके बाद जो आने वाली क्वांटम संख्याएं होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। n अब इसका मान कहां से शुरू होता है? 0 से n-1 तक इसका मान होता है 0 से n-1 तक। अर्थात अगर n बराबर 1 है तो l बराबर 0 होगा। अर्थात पहले कोश में केवल एक ही उपकोश होता है और वो s ही होता है। उसके अपकोश को भी हम किससे प्रदर्शित करते हैं? s से प्रदर्शित करते हैं। तो ये फिक्स वैल्यू है, आपको इसको ध्यान रखना है कि अगर n बराबर 2 हो तो इसकी दो वैल्यू होंगी, एक होगी 0 और एक होगी 1। ध्यान रखना है 0 से लेकर n-1 तक होता है, मतलब 0 तो आएगी n-1 हो जाएगा। तो इसमें दो उपकोश होंगे। S के लिए L की वैल्यू 0 होती है और P के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर n बराबर 3 हो तो L की 3 वैल्यू आ जाएगी 0, 1 और 2। तीन उपकोश होंगे S, P और D। अगर n बराबर 4 है तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी 0, 1, 2 और 3। चार उपकोश होंगे S, P, D और F। जब n बराबर 1 हो और l बराबर 0 अर्थात इसमें केवल एक ही उपकोश हो S, चूंकि प्रथम कोश में रहने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 18। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 32। इसके अधिकतम इलेक्ट्रॉन का विभाजन होता जाएगा, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से दिगंशी क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति के बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या तो हमें आकार के बारे में बताती है, दिगंशी क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति के बारे में बताती है कि यदि L बराबर 1 है तो इसका मतलब P कक्षक है तो P कक्षक डबल होगा, और अगर L बराबर 2 है तो इसका मतलब D कक्षक है वो क्या होगा? डबल डबल। और अगर L बराबर 3 है तो वो क्या हो जाएगा? जो तीसरा जो है वो जिसको हम बोलते हैं L, जो F है, L बराबर 3 है तो उसकी जटिल आकृति होती है, 3 होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करेंगे आगे चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक। इसकी खोज भी सोमरफील्ड ने की थी 1914-15 में। जी मैन ने इसके बारे में कुछ बताया। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जी मैन अपनी कक्षक गति के कारण इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार विन्यासित होंगे, मतलब ये हमें क्या बताती है कि P के अंदर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन क्या Px में पाया जा रहा है, क्या Py में पाया जा रहा है या Pz में पाया जा रहा है। P के अंदर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन क्या Px में पाया जा रहा है, Py में पाया जा रहा है या Pz में पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो इसके मान होते हैं वो -L से लेकर +L तक होते हैं और 0 को सम्मिलित करते हुए अपनी कक्षक गति के कारण इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अतः किसी
किसी चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार अभिविन्यासित होंगे, इसके लिए तीसरी क्वांटम संख्या दी गई है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मान l पर निर्भर करता है। इसके कुल मान -l से +l तक होते हैं, जिनमें शून्य भी शामिल है, अर्थात m के कुल मान 2l+1 के बराबर होते हैं। 2l+1 के मतलब कितने मान होंगे, 2l+1 के बराबर होंगे। उदाहरण के लिए यदि l बराबर 0 है तो यहाँ पर इसके मान क्या रहेंगे, एक ही मान रहेगा, m का होगा 0। m का प्रत्येक मान एक कक्षक को दर्शाता है, अतः इसको उपकोष में एक ही कक्षक होता है, 10 कक्षक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यदि l बराबर 1 है तो 2l+1 देख लीजिए, l बराबर 1 है तो मान इसके टोटल मान कितने होंगे, 2l+1, तो 2 × 1 + 1 बराबर 3, तो 3 मान इसके हो जाएंगे -1, 0, +1, क्योंकि मान इसके किस पर निर्भर करते हैं, l पर, तो l एक तो -l हो जाएगा, इसका मान एक 0 हो जाएगा और एक +l हो जाएगा, जितना भी होगा उस तरीके से बढ़ता जाएगा, 3 मान यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से l का मान d है और d उपकोष है 2 है, तो m के 5 मान होंगे -2, -1, 0, +1, +2। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के कक्षक होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले dxy, dyz, dxz और उसके बाद dx2, y2 और dz2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 10, अतः प्रत्येक डी कक्षक में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 हुई। अब f के लिए इसके मान 3 होंगे, तो 3 मान जो होंगे वो क्या होंगे, इसीलिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 मान होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। 2l+1 से भी आप ज्ञात कर सकते हो, 2l+1 से जब आप ज्ञात करोगे तो f के लिए इसका मान कितना होगा, 3, तो 2 × 3 + 1 बराबर 7, ठीक है, हो गया। उसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की खोज जो है वो पाउली ने की, इसके अलावा अनहन बेक ने भी इसके बारे में बताया, सोमनफील्ड और गोल्डस्मिथ जो है इन सभी ने इसके बारे में बात की है, ठीक है, पाउली वगैरह इन सभी ने इसके बारे में बात की है। चक्रण क्वांटम संख्या केवल इलेक्ट्रॉन की चक्रण स्थिति को बताती है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में पाया जाता है तो वो कैसे होगा, वो दक्षिणावर्त भी घूम सकता है, वामावर्त भी घूम सकता है, अर्थात वो घड़ी की सुई की दिशा में भी घूम सकता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी घूम सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण यहाँ पर ये बताया जाता है। उसके बाद में ये 4 होगी क्वांटम संख्या। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल है Fe+3। Fe+3 आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, Fe+3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका कौन सा आ जाएगा, D के अंदर आ जाएगा और 5वां इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब इसके लिए ये जो लिखा होता है यही n होती है, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। D के लिए L का मान 2 होता है, तो L बराबर क्या आ जाएगा, 2। M के लिए इसका मान आप देख सकते हैं, देखिए M के लिए इसका मान आएगा -2, -1, 0, +1 और +2, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसके लिए मान कौन सा आ जाएगा, +2, और S यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा +½ में होता है, तो इस तरीके से इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम मतलब सभी प्रकार की क्वांटम संख्याओं के आधार पर जितनी भी हमारे पास क्वांटम संख्याएं हैं, इन क्वांटम संख्याओं के मान के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम संख्याओं के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति के बारे में बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जा रहा है और उसकी सही स्थिति क्या है। जैसे अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर मान लीजिए n बराबर आपको 4 दे रखा है, ठीक है, L बराबर आपको 0 दे रखा है और m बराबर भी आपको 0 दे रखा है और s बराबर आपको +½ दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कौन से में होगा, 4s1, इस तरीके से होगा, क्योंकि L बराबर 0 की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू किसके लिए आती है, 0, 0 अगर वैल्यू अकेली 0, 0 हो तो वह s के लिए आती है, तो 4s1 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन है +½ यहाँ पर दे रखा है। इस तरीके से हम इन क्वांटम संख्याओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाएगा, किस प्रकार से पाया जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि क्वांटम संख्याएं किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर और किस प्रकार से पाया जाता है। आज हमने क्वांटम संख्याओं तक बात की, इसके बाद में थोड़ी सी यूनिट ये बची हुई है जिसको हम जो लेक्चर होंगे उसके अंदर कंक्लूड करेंगे। तब तक आप इसको देखते रहें, धन्यवाद।